हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा दृष्टि द एजुकेशनल चैनल। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का यहाँ पर वीडियो लेके चल रहे थे और यहाँ पर हम लोगों ने पूरे 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके थे। पिछले लेक्चर में हम लोग ने जाना था ओम्स लॉ क्या होता है, और उसके पहले हम लोग ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, फ्लो ऑफ चार्ज इन वायर, इलेक्ट्रिक करंट और छोटी छोटी जानकारियां जानी थी। तो आज हम लोग अपने ओम्स लॉ, जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा है, उसको और अच्छा करने के लिए उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स लगाने वाले हैं। तो एक बार थोड़ा समराइज करेंगे ओम्स लॉ क्या था, उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी, फिर 2-4 क्वेश्चन बाहर के। तो सबसे पहले ओम्स लॉ हम लोग देखते हैं। ये किसके द्वारा दिया गया था? जर्मन साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम। 1827 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1827 में। तो यहां से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कब दिया गया था? 1827 में दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा। ये कहां के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे जर्मनी के। कहां के रहने वाले थे? ये जर्मनी के रहने वाले थे। तो ये यहां से इतनी चीजों में से साइंटिस्ट का नेम पूछ सकते हैं कि किसने लॉ दिया था, कहां के रहने वाले थे, कब दिया था। ये छोटे छोटे 1 मार्क के क्वेश्चन यहां पर बनेंगे। अब उन्होंने लॉ क्या दिया था? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि एट एनी कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और इसी को हम लोग लिख लेते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ऐसे भी लिख सकते हैं। और प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाने के लिए यहां पर हम लोग एक कांस्टेंट लाते हैं जिसको कहते हैं R। और यही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो होता है, ये होता है हमारा रेजिस्टेंस। ये हमारा होता है रेजिस्टेंस। और ये जो बेसिक फार्मूला है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, और इससे जो फार्मूला मैथमेटिकल फॉर्म में निकल के आया था वो ये था, V इक्वल्स टू IR। तो आज इसी फार्मूले पे हम लोग को क्वेश्चंस लगाने हैं। तो सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखेंगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो एनसीईआरटी से हमारा पहला जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 12.3 है ओम्स लॉ पे। ये कहता क्या है? इसमें 2 पार्ट है। तो पहला पार्ट क्या कहता है? हाउ मच करंट, करंट क्या किया है हमसे, आई जो है पूछा है, हाउ मच। और कह रहा है विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स। यहां पर जो भी हमको दिया है, क्या दिया है? 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। और कह रहा है रेजिस्टेंस जो है बल्ब फिलामेंट का वो है 1200 ओम। कितना है? R इक्वल टू 1200 ओम। ये 3 जानकारियां हमको, यहां से 2 जानकारियां मिली, एक हमको I यहां पर निकालना है। तो इसको हम लोग यहां सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन। गिवन क्या क्या दिया है? V इक्वल्स टू 220 वोल्ट। क्या दिया है? V इक्वल्स टू 220 वोल्ट। R इक्वल्स टू क्या दिया है? 1200 ओम। और I हमको फाइंड करना है। अब हम लोग आगे क्या लिखेंगे? इसको मैं यहां कर दे रहा हूं बगल में। हम लोग क्या लिखेंगे? We know that I इक्वल्स टू V by R। ये फार्मूला हमने ओम्स लॉ से जाना। कैसे जाना? यहां ब्रैकेट में लिख भी देंगे, बाई ओम्स लॉ। ये हम लोग यहां पर लिख देंगे। अब यहां पर I इक्वल टू क्या आ जाएगा? V कितना दिया है? 220 अपॉन 1200। और इसको जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 0.18 एम्पियर। क्या आ जाएगा? 0.18 एम्पियर। तो आंसर लिखते समय हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग लिखेंगे द करंट थ्रू द बल्ब फिलामेंट इज 0.18 एम्पियर। ठीक, ये क्वेश्चन क्लियर है? आसान था। अब हम लोग अगला पार्ट करेंगे। अगला पार्ट हम लोग करेंगे अगले पार्ट में क्या कहता है? कहता है यहां भी क्या पूछा है? यहां भी करंट पूछा है। करंट हमको क्या करना है? फाइंड करना है। और यहां पर रेजिस्टेंस को बदल दिया है। रेजिस्टेंस क्या दिया है? 100 ओम। क्या कहता है? हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर
कॉइल ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट, यहां पर भी जो वोल्टेज हमारा दिया है कितना दिया है 220 वोल्ट दिया है, और ये दिया है 100 ओम। कहता है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम, ये हमसे कहा है। हम लोग फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, एक ही फार्मूला लगना है ओम्स लॉ से, क्या I इक्वल टू वी बाई आर, क्योंकि V इक्वल टू आई आर होता है, तो I इक्वल टू वी बाई आर लगाएंगे तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा, I इक्वल टू V हमारा कितना है 220 अपॉन R इक्वल टू 100, और ये आ गया 2.2 एम्पियर। ये क्या आ गया 2.2 एम्पियर। तो ये हमारा एग्जांपल नंबर 12.3 था। ये दोनों पार्ट उसके हो गए, दोनों एक ही तरह के क्वेश्चन है, तो स्क्रीनशॉट अगर आप उसको पिछला ना ले पाए हो तो उसी तरह यहां पर आपको पहले वाली की वैल्यू पुट करनी है तो हो जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है एग्जांपल नंबर 12.4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। पहला तो जो हमें पेपर में करना है, और अगर ये एमसीक्यू टाइप में आता है तो हम लोग इसको डायरेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पेपर वाला तरीका देखेंगे। अगर लॉन्ग में आता है तो हम लोग कैसे करेंगे। यहां पर क्या है, कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। क्या दिया है हमको, क्या क्या दिया है उसको हम लोग सबसे पहले नोट कर लेंगे। गिवन में क्या है, कह रहा है V इक्वल टू 60 वोल्ट दे रहा है। क्या दे रहा है, V इक्वल टू 60 वोल्ट दे रहा है, और कह रहा है व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, और I जो दिया है ये क्या दिया है 4 एम्पियर। I दिया है 4 एम्पियर फ्रॉम अ सोर्स। कह रहा है व्हाट करंट विल बी द हीटर, हमसे करंट पूछा है कब, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाए 120 वोल्ट हो जाए। जिसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे V1 और इसको मान लेंगे I1। ठीक, अब यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, we know that R equals to V by I। अब हमें इसको समझने के लिए सबसे पहले देखना होगा यहां पर क्या क्या दिया है। यहां पर दिया है, एक तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, दूसरा हमें करंट दिया है, और हमसे पूछ रहा है यहां दूसरे केस में पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, हमको करंट फाइंड करना है। अगर पहले केस में हम देखें, अगर यहां से हम लोग रेजिस्टेंस निकाल लें तो ओम्स लॉ लगा के हम लोग यहां पर इसका करंट निकाल सकते हैं। तो उस वहीं पर हमको क्या करना है, सबसे पहले यहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेनी, आर निकाल लेना है। कैसे आया ये लिखेंगे ब्रैकेट में बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ। अब आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी हमारा कितना दिया है 60, और आई कितना दिया है 4, ये आ जाएगा 15 ओम, ये आ गया 15 ओम। ये क्या हो गया, हमारे आर की ये जो हो गई वैल्यू हो गई, ये हमारे आर की वैल्यू हो गई। अब यहां पर हमको बताना है, यहां पर जो हमारा दूसरा केस है उसको यहां हम लोग कर रहे हैं। V2 दिया है 120 वोल्ट, I2 हमें फाइंड करना है, और R हमको यहां से मिल गया, कितना मिल गया 15 ओम। R हमको मिल गया 15 ओम। अब यहीं पर हम लोग फिर से लिखेंगे I इक्वल टू V बाई आर, कैसे ओम्स लॉ से। ठीक, यहां लिख देंगे V नो दैट I इक्वल टू V बाई आर, तो I इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा, V कितना दिया है 120 अपॉन R कितना दिया है, R हो गया हमारा 15 ओम। तो यहां से I की जो वैल्यू आ जाएगी 15 एट 120, ये आ जाएगी 8 एम्पियर। ये क्वेश्चन इस तरह से लग जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका शॉर्ट तरीका बताता हूं। अगर पेपर में आया तो हम लोग कैसे करेंगे, अगर एमसीक्यू टाइप में आया तो आसानी से दूसरा तरीका देखेंगे हम लोग। यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, इसका दूसरा मेथड हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे। यहां पर कोई ट्रिक वैसे नहीं लगनी है, यहां पर जो हम लोग अब तक ओम्स लॉ पढ़े हैं हम लोग उसी से सॉल्व करेंगे। हमने क्या पढ़ा था, हमने ओम्स लॉ में क्या पढ़ा था कि V इज क्या पढ़ा था, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यही तो हमारा ओम्स लॉ था।
यही हमारा ओम्स लॉ था। अब यहां पर अगर हम देखें इसको, मान लेते हैं यहां पर कोई जो हमारा मान लेते हैं कोई कांस्टेंट आया, और ये आर हमारा कांस्टेंट था, इक्वल टू क्या आ गया, बी। ये हो गया, ये हो गया, पहले केस के लिए हो गया। ये हो गया इक्वेशन 1, I1 V1 R। ठीक, हमारा जो दूसरा केस है, केस सेकेंड, वो हो गया I2 R इक्वल टू V2, हो गया केस 2। ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को अगर हम इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, यहां पर हम क्या देखेंगे, V1 अपॉन V2 इक्वल टू I1 R अपॉन I2 R, R से R कैंसिल, V1 अपॉन V2। अब यहां पर हम V1 V2 की वैल्यू रखेंगे। V1 हमारा क्या था, V1 हमारा था 60 वोल्ट, 60 वोल्ट, और V2 वैल्यू 120 इक्वल टू I1 कितना है 4 अपॉन I2 हमको फाइंड करना है। इसको काटेंगे, ये 2 आ गया, और I2 इक्वल टू ये हो गया 8 एम्पियर। ये दूसरा तरीका। और इससे भी आसान, डायरेक्टली हम लोग इतना सॉल्व करने के बजाय डायरेक्टली ये सोचेंगे, अगर ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर इसको डबल करेंगे तो ये भी तो डबल हो जाएगा, इसको अगर डबल करेंगे तो इसको ये भी डबल हो जाएगा। और यहां हम देखते हैं 60 वोल्ट से 120 वोल्ट हो रहा है, 60 वोल्ट से 120 वोल्ट हो रहा है, मतलब डबल ही तो हो रहा है। तो यहां पर करंट भी डबल हो जाएगा, मतलब 4 का क्या हो जाएगा 8 एम्पियर। ये हो गया शॉर्टकट। कैसे लगा, जो ओम्स लॉ हमने पढ़ा था उसी से लगा। लेकिन अगर पेपर में आएगा, अगर 2 नंबर में आता है तो आप लोग इस तरह करेंगे, अगर 3 नंबर में आता है तो हमने जो पिछला मेथड किया है उस तरीके से हम लोग करेंगे उसको सॉल्व। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन देखेंगे। वो बाहर के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में नहीं है, तो बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन है। क्या कहता है, अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज अ 24 वोल्ट बैटरी एंड रजिस्टर ऑफ 60 ओम्स, व्हाट विल द करंट इन द सर्किट। क्या पूछा है हमसे, करंट पूछा है, क्या दिया है 24 वोल्ट बैटरी है और रजिस्टर 60 ओम है। सोल्यूशन हम लोग करेंगे, क्या लिखेंगे, गिवन में वोल्ट, हमारा वो जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है कितना दिया है 24 वोल्ट, जो हमारा रेजिस्टेंस दिया है वो दिया है 60 ओम, और आई हमको फाइंड करना है। हम लोग लिखेंगे वी नो दैट I इक्वल टू V बाई आर, I इक्वल टू V बाई आर, कैसे, बाई ओम्स लॉ। अब यहां पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, I इक्वल टू 24 अपॉन 60, कट करेंगे 4 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये 6 4 जा 24 एंड 6 10 जा 60, और ये आ जाएगा 0.4 एम्पियर। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर आगे चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में इस तरह का क्वेश्चन अभी हमने किया था। क्या कहता है, सिंपल इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर। ये करंट दे दिया है और ये वोल्टेज सप्लाई दिया है 220 वोल्ट। कह रहा है क्या करंट फ्लो करेगी जब हमारा इलेक्ट्रिक आयरन 110 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, इन दोनों से हम लोग निकाल लेंगे रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस से हम लोग यहां पर करंट निकालेंगे। तो आइए करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन क्या दिया है, हमारा गिवन क्या दिया है, V इक्वल टू 220 वोल्ट, I इक्वल टू 3.4 एम्पियर। अब हम लोग लिखेंगे वी नो दैट
वी नो दैट R इक्वल्स टू V बाई आई बाई ओम्स लॉ। R इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, R इक्वल्स टू आ जाएगा V हमारा 220 अपॉन 3.4 ओम, ये हमारा R हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे बाद में। अब यहां से हम लोग को जो दूसरी वैल्यू दी है, फिर से हम लोग क्या करेंगे, V इक्वल्स टू आई आर। यहां जो V की वैल्यू दी है वो यहां पर इस वैल्यू को रखेंगे, यहां जाएगा 110 इक्वल्स टू आई, और I की वैल्यू हमारी क्या दी है, I हमको फाइंड करना है, और इंटू R, R हमारा क्या है 220 अपॉन 3.4, यही तो हमारा R है, यही से हम लोग निकाले थे। अब यहां से अगर हम इसको काटें, 0 से 0 कट गया, I इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 11 इंटू 3.4 अपॉन 22 आ गया, 11 1 11, 11 2 22। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.7 एम्पियर, ये आ जाएगा 1.7 एम्पियर। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इसी तरह हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर V1 I1 ले लेंगे, V1 I1, इससे क्वेश्चन थोड़ा क्लियर सॉल्व होगा। I2 ठीक, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। फिर अब हम लोग देखने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, उसको हम लोग देखेंगे। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। क्वेश्चंस के बाद आज हम लोग का जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। अब अगर रेजिस्टेंस है किसी कंडक्टर का, तो वो उसको कोई ऐसा फैक्टर होगा, कोई कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसपे उसका रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, जिससे हम उसको घटा बढ़ा सकते हैं। यहां पर ये जो फैक्टर्स फाइंड किए गए हैं वो कैसे फाइंड किए गए हैं, एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंट कर करके इसको फाइंड किया गया है। कैसे फाइंड किया गया है, एक्सपेरिमेंट कर करके। तो सबसे पहले ये पाया गया, सबसे पहले इसका जो पहला फैक्टर जो अफेक्ट करता है रेजिस्टेंस को, वो क्या है, वो है लेंथ, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो ये एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि अगर कोई वायर है, ये कोई वायर थी, अब अगर इसकी लेंथ को हम लोग डबल कर दें, अगर इसकी लेंथ को हम लोग डबल कर दें, अब इसकी लेंथ डबल हो गई पहले जितनी थी, तो इसका जो रेजिस्टेंस था ये अब डबल हो गया। अगर मानते हैं इसका रेजिस्टेंस 4 ओम था और इसको हमने डबल कर दिया, इसकी वायर की लेंथ को हमने डबल कर दिया, अब इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 4 का डबल माने 8 ओम। क्यों हुआ, अब आइए हम लोग उसको देख लेते हैं, ऐसा हुआ क्यों। मान लेते हैं ये हमारा कोई वायर का छोटा सा पार्ट है, हमने इसको जूम किया है, ये हमारा कोई वायर है। अब इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर इनको एरिया ज्यादा मिलेगा, पहले इधर टकराए, इधर टकराए, इधर टकराए, इनसे टकराए, इनसे टकराए, ऐसे टकराते हुए जा रहे हैं, ये एक दूसरे से ऐसे टकराते हुए जा रहे हैं, ब्राउनियन मोशन कर रहे हैं। अब अगर इस लेंथ को बढ़ा दिया जाएगा तो इनके अंदर जो कोलिजन होगा वो बढ़ जाएगा। पहले यहीं तक ये कोलिजन करते थे, अब यही बढ़ा के हमने इसको यहां तक कर दिया, अब तो ये यहां तक कोलिजन करके इनको जाना पड़ेगा, यहां तक इनको कोलिजन करके जाना पड़ेगा। अब अगर इनको कोलिजन करके जाना है तो मतलब ये करंट के फ्लो को और ज्यादा रेजिस्ट करेंगे, और ज्यादा टाइम लगाएंगे। इसका मतलब अगर हम लेंथ को बढ़ा देते हैं, अगर हम लेंथ को बढ़ा देते हैं तो इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, और उतना ही गुना बढ़ता है जितना गुना हम इसकी लेंथ को बढ़ाए रहते हैं। अब अगर ये इसी लेंथ को, अब इसी लेंथ को हम हाफ कर दें, अब इसी लेंथ को हम हाफ कर दें, पहले का आधा कर दिए, पहले जितनी इसकी लेंथ थी हम उसका आधा कर दिए, L/2 हो गया। तो हम अब क्या देखेंगे, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो भी R/2 हो जाएगा।
अगर लेंथ कम करेंगे तो उसको कोलिजन यहीं तक करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे आया, टकराया इलेक्ट्रॉन, ऐसे बाहर निकल गया, तो मतलब ये कम अपोज करेगा करंट के फ्लो को, यहां पर क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब इसी को हम लोग लिख लेंगे, इसका आपको छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, इट हैड बीन फाउंड experimentally that resistance of any conductor is directly proportional to its length। हम क्या पाते हैं, एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड किया गया है कि जो रेजिस्टेंस होता है किसी कंडक्टर का वो उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसको हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। L क्या है यहां पर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इसको हम यहां पर लिख लेंगे, यहां पर हम लोग लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ठीक, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 मिनट रुकिए। अब यहां पर अगर हम इसको समझें, हमने बताया अगर इसकी लेंथ को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, और इसकी लेंथ को हाफ कर देंगे, इसका जो रेजिस्टेंस है वो हाफ हो जाएगा। वही हम लोग यहां लिखेंगे, ऑन doubling the length of conductor, its resistance also gets डबल्ड। क्या पाते हैं कि अगर हमने लेंथ को डबल कर दिया तो जो रेजिस्टेंस होगा हमारा वो भी डबल हो जाएगा। उसी तरह अगर हम लोग कहें, इफ वी डिक्रीज द लेंथ ऑफ कंडक्टर टू half of its length, its resistance also gets halved। क्या होता है, अगर हम इसकी लेंथ को डिक्रीज करते हैं, कितना, हाफ तक कर देते हैं, कितना, हाफ तक कर देते हैं, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी हाफ हो जाता है। कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है। ठीक, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। हमारा जो दूसरा फैक्टर है जिसपे किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं आप लोग कोई सामान लेने बाहर गए, आप क्या देखते हो, आप बाइक से गए हो, आप क्या देखते हो, कोई पतली सी सड़क है, जो चौड़ाई है सड़क की वो इतनी है, मान लेते हैं चौड़ाई है सड़क की इतनी है, और यहां पर बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे आ गए हैं, बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे आ गए हैं, और ये पूरी सड़क क्या हो गई है, जाम हो गई है। यहां पर क्या हो गई है, पूरी सड़क रोड हो गई है, रोड क्या हो गई, जैम हो गई, रोड एक तरीके से ब्लॉक हो जाएगी, रोड क्या हो गई, ब्लॉक हो गई। अब जरा हम सोचें अगर यहां पर
अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं सब लोग, लेकिन जो स्पीड है वो बहुत कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रोड बहुत सकरी है, बहुत पतली है, तो लोगों को जाने के लिए जो जगह मिल रही है वो कम है। अब यहीं पर धीरे धीरे तो जाएंगे ये लोग। अब यहीं पर अगर हम इस रोड की चौड़ाई को बढ़ा दें, अगर हम इस रोड की चौड़ाई को बढ़ा दें तो फिर क्या होगा? तो क्या होगा इसका? यहां पर ज्यादा लोग आसानी से मूव कर जाएंगे और यहां पर ब्लॉक की कंडीशन नहीं होगी। क्या होगा? यहां पर रोड वाइड रोड हो गई, वाइड हो गई, और ब्लॉक की जो कंडीशन थी वो नहीं क्रिएट हुई। यहां पर जो ब्लॉक की कंडीशन थी नहीं क्रिएट हुई। क्यों? क्योंकि यहां पर जो जगह मिल रही है लोगों को वो ज्यादा मिल रही है और लोग आराम से पास कर जा रहे हैं। अब उसको यहां पर अगर हम लोग कंडक्टर के केस में समझें, कंडक्टर के केस में समझें, मान लेते हैं ये कोई वायर थी, ये कोई वायर थी और इसी के लेंथ की हम लोग ज्यादा चौड़ाई वाली वायर ले लिए जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसे कहेंगे? ये जो है, ये जो पार्ट है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है किसी वायर का। यहां पर लेंथ तो क्या है? दोनों की लेंथ तो सेम है। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको कम जगह मिलेगी, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे कम जगह मिलेगी, तो ये लोग आपस में क्या करेंगे? ज्यादा टकराएंगे, ज्यादा टकराएंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा टकराएंगे तो यहां पर जो क्या होगा? करंट को जाने से ज्यादा रोकेंगे। अब करंट को जाने से ज्यादा रोकेंगे तो इसको ही हम लोग फिजिक्स की भाषा में कहते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस इसका ज्यादा होगा। क्या होगा? रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। एरिया क्या है? एरिया यहां पर कम है, एरिया कम है लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा है। वही यहां पर अगर हम देखें, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जा रहे हैं, तो यहां पर जो कोलिजन होने के जो चांसेस है वो बहुत घट जाएंगे। अब कोलिजन तो होंगे, एकदम आइडियल तो कोई है नहीं, तो यहां पर कोलिजन तो होंगे लेकिन क्या होंगे? कोलिजन कम होंगे। क्यों? क्योंकि इसको जो एरिया मिला है वो ऊपर वाले से ज्यादा है। एरिया जो मिला है ये इसको ज्यादा मिला है तो आराम से पास कर जाएंगे। यहां पर हम लोग क्या देखते हैं? एरिया तो ज्यादा है लेकिन अगर आराम से पास कर जाएंगे तो करंट को जो इनको रेजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी है, यहां जो रेजिस्टेंस होगा, यहां पर जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेंगे करंट के जाने में, रोकेंगे उसको, वो क्या होगा? वो कम होगा। और फिजिक्स की भाषा में उसको कहेंगे कि रेजिस्टेंस कम होगा। अब हम देखते हैं एरिया बढ़ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लिया फिर बताता हूं। हो गया? अब आगे देखते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे। अब यहां पर हम लोग क्या देखते हैं? ये हो गया एरिया और ये हो गया रेजिस्टेंस। ये क्या हो गया? रेजिस्टेंस। हम क्या देखते हैं? एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस कम हो रहा है। और अगर एरिया कम हो रहा है तो क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के उल्टा हैं, ये दोनों एक दूसरे के उल्टा हैं। और फिजिक्स की भाषा में हम इसी को कहते हैं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। क्या है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और एरिया घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक, इसी को हम लोग ऐसे लिख लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिलहाल हम इसको लैंग्वेज में लिख देते हैं, तब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जाइए, अब डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ, एक मिनट, रेजिस्टेंस of any conductor is inversely proportional to its, क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? जैसे अभी हमने लिखा था, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/a या
आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जिसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। हमने अभी तक दो फैक्टर देखे, एक तो लेंथ था जिसपे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेरी करता था, और दूसरा हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उस पर कैसे करता था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता था। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब अगर हम उन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट, हम लोग क्या मिलेगा? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। L अपॉन A हो जाएगा, यही तो मिलेगा। अब हम लोग जानते हैं अगर हमें यहां पर प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाना है तो हमें कोई कांस्टेंट लाना पड़ेगा, और यहां पर जो कांस्टेंट आता है वो होता है रो। क्या होता है? वो होता है रो L बाई ए। हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे, और रो क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, लेकिन अब जो ज्यादा हम लोग यूज करते हैं वो है वर्ड रेजिस्टिविटी। ये जो रो है ये हमारा क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये कुछ और नहीं है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो आया है, और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? रेजिस्टिविटी नाम से जानते हैं। अब रेजिस्टिविटी जो प्रॉपर्टी होती है वो किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ये क्या होती है? किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। इसको हम लोग सही से लिखेंगे पहले, ठीक है? यहां पर हम लोग लिखते हैं वेयर रो इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टिविटी। It is the property of material of conductor. It is the property of material of conductor. किसकी प्रॉपर्टी होती है? मटेरियल ऑफ कंडक्टर की। किसकी प्रॉपर्टी? मटेरियल ऑफ कंडक्टर की। तो यहां पर हमें एक बात और पता चल गई, यहां पर जो हमारा तीसरा फैक्टर जो आएगा वो होगा मटेरियल ऑफ कंडक्टर। हमको यहां पर 3 पॉइंट मिल गए। पहला हमारा क्या था? हमारी लेंथ थी, दूसरा हमारा एरिया था, और तीसरा हमें जो मिल जाएगा वो हमारा हो जाएगा मटेरियल ऑफ कंडक्टर। इस तरीके से हमें अब तक 3 चीजें मिल चुकी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बताएंगे ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब कैसे करता है वो आप ही आगे क्लास में जानना है, लेकिन करता है वो भी बताते हैं आपको। यहां जो चौथा पॉइंट आता है ये किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस, वो होता है टेम्परेचर। ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज करता है। यहां पर तो हमें बहुत ज्यादा नहीं जाने, थोड़ा सा जानना है। क्या जान लेंगे हम लोग? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब यहीं पर अब हमें ये भी देखना है, इसीलिए ओम जी ने पहले ही बता दिया था जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, तभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आएगा। नहीं तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो दोनों का रेशियो इधर उधर हो जाएगा। इसलिए टेम्परेचर का कांस्टेंट होना जरूरी है, क्योंकि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
अब हम लोग को रेजिस्टिविटी के बारे में थोड़ा सा और जानना है। वहां पर हमने क्या देखा, केवल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और वो जो है किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे रेजिस्टिविटी। ठीक, हमने ये पाया कि अगर ये किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है तो इसके हिसाब से कैसे रेजिस्टेंस वेरी करेगा, इसको हम लोग को देखना है। तो हमने क्या देखा था, R इक्वल टू रो यल बाई ए, देखा था रो यल बाई ए। अब यहां से अगर हम इसकी यूनिट निकालें तो रो इक्वल टू आर ए बाई यल आ जाएगा, आर ए अपॉन यल आ जाएगा। ये यहां पर एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर और रेजिस्टेंस की ओम और यल की मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया और इसकी जो यूनिट आ गई ओम मीटर। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर। अब जो कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है, अब जो कंडक्टर्स के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब कंडक्टर्स के लिए जो इसकी वैल्यू होती है वो किसके रेंज में होती है, वो होती है 10 टू द पावर -8 टू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर। कंडक्टर यानी मेटल्स के लिए जो वैल्यू होती है, यहां पर हम लोग देखेंगे, यहां पर लिखेंगे मेटल्स एंड एलॉयज। इसके लिए जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁸ ओम मीटर टू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर। अब यहीं पर अगर इंसुलेटर की बात करें, इंसुलेटर जैसे रबड़ हो गया, पेपर हो गया, तो उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 10 टू द पावर 12 टू 10 टू द पावर 17 ओम मीटर। ठीक है, ये कुछ जनरल सी जानकारी थी रेजिस्टिविटी के बारे में। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, जो रेजिस्टिविटी होती है किसी भी एलॉय की, वो मेटल की रेजिस्टिविटी से ज्यादा होती है, जनरली ज्यादा होती है। इसलिए एलॉयज का जो यूज है वो जैसे टंजस्टन है वो एलॉय है, हम उसका फिलामेंट ऑफ बल्ब में यूज करते हैं, और जैसे नाइक्रोम के वायर्स हैं उसको हम लोग यूज करते हैं हीटर वगैरह में। तो एलॉयज का ये सब बेसिक यूज है, तो इसको मैं लिखवा नहीं रहा हूं, आप लोग एनसीईआरटी से पढ़िएगा। यहां पर अगर हमको इसकी डेफिनेशन देनी हुई तो हम लोग कैसे देंगे, थोड़ा सा और बचा है। यहां पर हम लोग अगर इसकी डेफिनेशन देंगे तो हम लोग क्या देंगे, रो इक्वल टू हमारा आ गया था आर ए बाई एल, क्या गया था आर ए बाई एल। अगर यहां पर एरिया को हम 1 मीटर स्क्वायर ले लें और लेंथ को 1 मीटर ले लें तो यहां पर क्या आ जाएगा, रो इक्वल टू आर। तो हम लोग क्या डेफिनेशन देंगे, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज अ रेजिस्टेंस व्हेन द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम लोग लिख लेंगे, इट इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर of unit length and unit cross section area। ठीक, रो इक्वल टू यल अपॉन ए when L equals to 1 meter and A equals to 1 meter square, then rho equals to net R L by A। एक मिनट, यहां पर मैंने गलत लिख दिया है, ये हो जाएगा rho equals to R A by L। ठीक, और ये आ जाएगा R ओम मीटर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, ये एक चीज और डिपेंड करती है, वो होती है टेम्परेचर। और कैसे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करती है, आप लोग को 12th में जानना है, अभी नहीं जानना है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या क्या देखा है, हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे हैं ओम्स लॉ पे, हमने देखा है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, इसमें हमने 4 देखा है, हमने लेंथ देखा है, एरिया देखा है, मटेरियल देखा है, और हमने जाना है रेजिस्टिविटी क्या होती है, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तो हमने कुछ बेसिक चीजें आज देखी हैं। तो आप लोग वीडियो को देखिए, इसको पूरा शुरू से नोट्स बनाइए, और अगर आपके कोई डाउट्स है, क्वेश्चंस हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप शेयर कर सकते हैं। और अभी ये वीडियो जो है प्रीमियर होगा, तो आप उसमें भी क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। जिनका जो पिछला लेक्चर छूटा है उसकी प्लेलिस्ट भी वीडियो के नीचे दी गई है, तो आप वहां से जाके पुराने लेक्चर्स भी देख सकते हैं, नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू।